इंटरनेट पर हर सेकेंड 28,000 लोग पोर्नो देख रहे होते हैं वर्ल्ड में। लोगों को ये लगता है कि यार ठीक है, प्लेजर है, थोड़ी देर देखूंगा, बंद कर दूंगा, इससे क्या ही होता है। ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता एक्चुअल पॉर्न में, इजैकुलेशन में और रियल एक बंदे के साथ सेक्स करके उसके साथ फैमिली बनाने में। मेरा लाइफ में एक मैं सिंपल सी कभी भी किसी को एडवाइस देनी होती है, मैं ये देता हूँ, वन गोल, वन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वन थॉट। जितना भी आप वन के पीछे जा सको, वन टास्क एट अ टाइम। हाई वैल्यू मेल का जो टॉप का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कंट्रोल, कि मैं खुद की बॉडी पे, खुद के माइंड पर पूरा कंट्रोल करके बैठा हूँ। कि कोई भी आदत होती है वो धीरे धीरे नहीं छूटती, एकदम से छूटती है। कि अगर किसी ने सिगरेट छोड़ी है तो धीरे धीरे नहीं छोड़ी, एकदम से छोड़ी है। एग्जैक्ट। एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जिम जाने से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वो बढ़ते हैं। कि अगर एक इंसान गुड लुकिंग है तो वो कुछ भी बोल रहा हो, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार कुछ तो है इसमें। जो इंसान बुरा है और वो गुड लुकिंग भी है, दुनिया बर्बाद करते हैं ऐसे लोग। और ऐसा मेल जिसके पास पैसा है, लड़कियां उसी से अट्रैक्ट होती हैं। और ऐसा वही बोलता है जिसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो लाइफ का, ना ही किसी फीमेल का। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट में। और आज हमारे शो के गेस्ट हैं सौरभ गांधी। सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। काफ़ी टाइम से इच्छा थी आपके साथ पॉडकास्ट करने की, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो मेरी ऑडियंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ऑडियंस का जो एज ग्रुप है वो है 13 to 30, 13 से 30 के बीच में। और इस के बीच में आती है टीनेज, आती है, हम 20s में रहते हैं। तो कई सारी ऐसी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम बहुत जूझते हैं। और आपका कंटेंट मैंने देखा तो मेरी ऑडियंस के लिए बहुत कमाल का है, तो सोचा इनवाइट करते हैं भाई को और तगड़ा कुछ बनाते हैं साथ में। बिल्कुल। आपका एक वीडियो था पोर्न इमरजेंसी के ऊपर, है ना? काफ़ी अच्छे उस पर व्यूज़ भी है। उसके बारे में हम थोड़ा स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करते हैं। मैंने कुछ आज डाटा भी यहाँ पर निकाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऑडियंस के साथ भी। इंटरनेट पर हर सेकेंड 28,000 लोग पोर्नो देख रहे होते हैं वर्ल्ड में। ओके। और पोर्न इंडस्ट्री जो है वो 2024 में 182 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, 2024 में। ओके। इसके बाद में सबसे बड़ा जो एज ग्रुप है जो देखता है वो होता है 18 to 24। ओके। फिर से यहाँ पर एज ग्रुप आ गया। उसके बाद में ऑलमोस्ट 70 to 80% से भी ज़्यादा यूज़र्स लोग पोर्न देखते हैं इंडिया में। ये चीज़ एक सेकंड में आपको, एक और है मेरे पास में। हाँ, एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 54% जो थे वो थे 25 की एज के, 25 के आसपास, और 34 के अराउंड। 31% थे 18 to 24 और 30% के आसपास कुछ फीमेल्स भी थी। तो फीमेल्स भी यहाँ पर लपेटे में आ गई। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। आप किस पे थॉट किया है, कि आपका वीडियो भी था इस पर, तो आपकी थॉट क्या है? पोर्न क्या सच में बर्बाद कर रहा है लाइफ? पॉर्न एक बहुत रीसेंट फिनोमेनन है। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, कभी भी लड़कों को, लड़कियों को ये एक्सेस मिला ही नहीं है कि हमारे पास इतना एक्सेसिबल नेकेड पिक्चर्स हों कहीं पर भी। ओके। पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन्स होती थी। उससे पहले क्या होता था, लोग ड्राइंग्स बनाते थे। तो जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं इन अ क्लिक, तो लोगों को ये लगता है कि यार ठीक है, प्लेजर है, थोड़ी देर देखूंगा, बंद कर दूंगा, इससे क्या ही होता है। बट अगर आप ये चीज़ समझो कि एक मेल की जो एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है, जो उसका ड्राइव है, वो जुड़ा ही इस चीज़ से है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, अपने आप को कुछ बनाऊंगा, लोगों से compete करूंगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में और उससे मेरे को एक अच्छी पार्टनर मिलेगी। पार्टनर मिलेगी, मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, बच्चे बनाऊंगा, मेरी फैमिली बड़ी होगी, लाइफ में मीनिंग होगा, मजा आएगा और मैं मर जाऊंगा। ये जो लाइफ का मीनिंग होता है लड़कों को, वो मिलता ही इस चीज़ से है कि मैं अपने आप को कुछ बनाऊं, अपने आप को कुछ बनाऊंगा तो ही मेरे को लड़कियां भाव देंगी, तो ही मेरे को वो लड़की मिलेगी जो मेरे दिल को खुश करती है। मिल तो कुछ भी जाएगा किसी को भी, बट वो अगर तुम्हें चाहिए जो तुम डिजर्व करते हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट जिस पॉइंट पर तुम पॉर्न की दुनिया में चले जाते हो, एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हो, चाहे वो गेमिंग भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया की दुनिया हो जो कि रियल नहीं है, वहाँ पर होता यह है, ये जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट है कि मुझे कुछ करना है ताकि मुझे एक ऐसा मिले, एक ऐसी लाइफ मिल सके, वो इंस्टिंक्ट पर तुम पानी डाल देते हो। वो फायर जो है उसको तुम बुझा देते हो, बिकॉज भाई जो इंस्टिंक्ट थी रिप्रोड्यूस करने की, वो मिल गई तुम्हें। ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता एक्चुअल पॉर्न में, इजैकुलेशन में और रियल एक बंदे के साथ सेक्स करके उसके साथ फैमिली बनाने में। उसको लगता है कि हाँ
रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस था वो हो चुका है। बट पॉर्न में, मैस्टरबेशन में वर्सेस एक रियल लाइफ कनेक्शन में डिफरेंस पता क्या होता है? एक छोटा सा डिफरेंस होता है और वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगर मैं एक रियल इंसान के साथ हूँ और मैं उसके साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, उसको प्यार कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और मेरी बॉडी क्रेव करती है उस चीज़ को। ओके। उससे ही लाइफ में मीनिंग आता है। मेरे को लगता है कि लाइफ जीने लायक है। बट जब हम पॉर्न देखते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, डोपामिन मिल गया मेरे को, बट ऑक्सीटोसिन का है। ऐसा क्यों होता है क्या कि एक पार्टनर के साथ जब करते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो बॉन्डिंग केमिकल है। अच्छा, ओके। तो जब मेरे पास कोई बॉन्ड करने के लिए इंसान है ही नहीं और मैं वर्चुअली बस शक्ल चेंज करके लोगों को देखे जा रहा हूँ, मेरा उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके। और आजकल जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा लोनली हैं, तो लोनली इंस्टिंक्ट जो है वो किस चीज़ को, मतलब लोनलीनेस को आप कैसे ठीक करोगे? बॉन्ड बना के। तो बॉन्ड बनाने की इंस्टिंक्ट जो है वो सीख कर रही है कि कोई ना कोई मेरे को इंसान मिले, इंसान मिले, इंसान मिले, इंसान को मैं ऐसे देख पाऊँ, इंसान के साथ मैं इतने डीप लेवल पर जुड़ पाऊँ। बट जब आप मेहनत नहीं करते और आपके पास इतना ईजिली एक्सेसिबल वर्चुअल दुनिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों में कंट्रोल नहीं होता। लोग गिव इन कर देते हैं कि ठीक है, ये ईजी है, यहाँ पर कुछ मेहनत नहीं करनी, मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं बाद में देखूंगा, कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी, एक्चुअल में रियल लाइफ को इंसान चाहिए होगा। बट होता क्या है, एक बार मैस्टरबेट कर लिया, इंस्टिंक्ट खत्म। यस। तुम कूल डाउन हो जाते हो। सो जब तुम कूल डाउन हो चुके हो और तुम्हारे अंदर वो ड्राइव नहीं है, तुम दुनिया में कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तुमने अपनी क्रिएटिव पावर बुझा दी है। जब तुम्हारे अंदर क्रिएटिव पावर नहीं है, तुम अपनी फैमिली में कुछ भी गिव बैक नहीं कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों के साथ एक लूजर की तरह ही रहोगे और जो भी उनकी वाइसेस होंगी, जो उनकी बुरी आदतें होंगी, तुम बोलोगे कोई बात नहीं भाई, छोटी सी लाइफ है, कर ले जो भी करना है। तुम सोसाइटी में कुछ भी नहीं करोगे। तो यू आर बेसिकली लाइक अ बर्डन ऑन प्लैनेट अर्थ। और मैं इतनी भारी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि तुम बर्डन हो, तुम बोझ हो दुनिया पे? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज तुम ऐसा फील करने लगते हो। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। आप ऐसा फील करते हो जब आप इतना ज़्यादा एक्सेसिवली पॉर्न देखते हो या फिर मैस्टरबेट करते हो, बिकॉज यू लूज योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। यस। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ही मेरी वर्थ है? लड़कों की वर्थ डायरेक्टली रिलेटेड होती है उनकी आउटपुट से। ओके। अगर मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ दुनिया में, तो मैं क्या ही हूँ? आई एम नथिंग। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा कि आप अपना पर्पस खो रहे हो इस चक्कर में, है ना? Exactly. एंड को जिसके लिए काम किया जाता था पहले, आपको वो डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है, तो आपको माइंड को लगता है कि मिल गया, लेकिन एक्चुअल में आपने पाया नहीं वो चीज़, और इस चक्कर में फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। ये तो हमने आपने जो जिस एस्पेक्ट में बात की वो एक थोड़ा अलग हो गया, वो भी बेस्ट आंसर है आपका। लेकिन कई बार ये भी कहते हैं ना कि आपके ब्रेन पे एक अलग इफेक्ट पड़ता है इसका, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पर? क्या इससे कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, फोकस कम होता है इससे? फोकस तो यार देखो, सोशल मीडिया पर आप जो भी देखोगे, अगर आप बार बार स्विच कर रहे हो चीज़ों को, और अगर आपकी अटेंशन पहले एक चीज़ पर थी, फिर दूसरी चीज़ पर, फिर तीसरी, फिर चौथी, आप वहाँ पर अपने माइंड को बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हो। जैसे अगर आप एंशिएंट योगीज को स्टडी करोगे, वो क्या करते थे? वो अपने माइंड को ट्रेन करते थे टू फोकस ऑन सिंगल पॉइंट्स। वो या तो सामने एक कैंडल जला लेते थे और उसको वो देखते रहते थे बिना ब्लिंक करे। वो अपने माइंड को ट्रेन करते थे कि मेरा माइंड एक ही चीज़ से जुड़े, वन थिंग एट अ टाइम। या फिर वो सामने वॉल पर एक बिंदु बना लेंगे और वो दूर से देखेंगे। वो देखते रहेंगे बस। वो ऐसा क्यों करते थे? वो पागल तो थे नहीं कि वो खाली बैठे हैं और वो उनके पास मस्ती करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये कर रहे हैं। नहीं, इसका एक सिंपल सा पर्पस ये है कि जब भी आप माइंड को एक सिंगल टास्क के साथ जोड़ देते हो, आप उसको फोकस बनाने की कोशिश करते हो, माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो एफिशिएंट हो जाता है। अच्छा। बट जब भी आप स्विच करते हो फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, माइंड की एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है, वो डिसॉल्व होती है। तो माइंड को हमें क्या करना होता है? हमें उसे एक चीज़ के ऊपर रखना होता है। मेरा लाइफ में एक, मैं सिंपल सी कभी भी किसी को एडवाइस देनी होती है, मैं ये देता हूँ, वन गोल, वन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वन थॉट। जितना भी आप वन के पीछे जा सको, वन टास्क एट अ टाइम, ओके, दैट्स द बेस्ट। वो बेस्ट लाइफ होती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दूसरा, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, किसी भी फालतू की चीज़ को एंटरटेन मत करो। लाइफ में एक पर्पस है। क्या तुम पॉर्न देख रहे हो? क्या तुम्हें अब ये टाइम पास मूवी देखनी है बीच में? अरे काम करो ना, वन थिंग एट अ टाइम। तो जो आप ये ब्रेन वाली बात कर रहे हो, ब्रेन डल होता जाता है जितना ज़्यादा आप स्विच करते हो, जितना ज़्यादा आप देखते हो कि अब एक कैटेगरी, अब थोड़ा मज़ा आया, लेकिन अब बोर हो गया मैं इससे, इस फीमेल से बोर हो गया, मेरे को दूसरी फीमेल चाहिए। अब लाल बाल थे, अब मेरे को काले बाल चाहिए। ये फालतू की चीज़ होती है। ये जो
हमारे अंदर डिज़ायर होती है, ये नेवर एंडिंग है। वॉन्ट्स जो होती हैं वो नेवर एंडिंग होती है। तभी तो ये बोला जाता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, बी ग्रेटफुल, कि आई ऑलरेडी हैव। बिकॉज जब भी ये आप बोलते नहीं हो कि मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, दिमाग डिजायर्स का पिटारा खोल देता है और आप सीख करना शुरू कर देते हो इधर से उधर, और आपको जो भी काम सामने करना होता है आप उस पर ध्यान दे ही नहीं सकते हो। ओके आप अपने माइंड को कुछ भी टास्क करने के नाकाम बना देते हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो यार, कुछ बचा नहीं है जब आप पॉर्न देख रहे हो। एक और चीज़ कही जाती है कि जब आप पॉर्न देखते हो तो आपके माइंड में डोपामिन का रश होता है, बहुत हाई डोपामिन आपके माइंड में रिलीज होता है, उससे कुछ न्यूरो पाथवेज में थोड़ा डिस्कनेक्शन बनता है, न्यूरो पाथवेज कम होते हैं। न्यूरो पैथवेज कम नहीं होता, दिक्कत ये होती है जब आप बार बार डोपामिन लेते हो किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी से, इन दिस केस पॉर्न, आपके डोपामिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटिव हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज होते हैं वो। तो जब मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन जा रहा है, दिमाग उतने हैंडल नहीं कर सकता, उतने ज़्यादा डोपामिन को अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है, और अब्जॉर्ब करेगा तो वो पागल हो जाएगा। तो दिमाग क्या करता है, दिमाग डोपामिन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी को ही कम कर देता है, और ओवर टाइम आप डिप्रेस्ड फील करते हो। हाँ, यस। जब रिसेप्टर्स कम हो चुके हैं और ज़्यादा डोपामिन दिमाग में जा ही नहीं सकता, और आपको या तो ज़्यादा पॉर्न देखना पड़ता है, ज़्यादा मैस्टरबेट करना पड़ता है, या फिर जो भी आपकी वाइस थी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। जैसे सिगरेट के केस में होता है, किसी को स्टार्टिंग में 1 सिगरेट चाहिए, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 10 चाहिए होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी स्टार्टिंग में उन्हें तो ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें कोई परफेक्ट पॉर्न की तलाश में होते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, उनकी टाइमिंग बढ़ जाती है फिर, कि पहले 10-15 मिनट देखते थे, फिर आधी घंटे, फिर कई बार 1 घंटे तक। ये तो सेम चीज़ होती है ना, जब आप थोड़े टाइम तक अगर डाइट करो, एक चीनी का दाना भी आपको मज़ा करा देता है। अगर आप एक मिठाई खा लेते हो, एक छोटा सा टुकड़ा, आपको लगता है कि यार, बॉडी बिल्डर्स को देखो यार, जब डाइट पे जाते हैं, स्टेज पर जाने के बाद आपने देखा होगा बैक स्टेज वो पहले आके खाते हैं, आंखों से आंसू आता है। हाँ। क्यों? जब आप इतने टाइम तक बॉडी को सादा खाना देते हो और एकदम से डोपामिन रश करता है, आप उसकी वैल्यू करते हो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, आप डिसेंसिटाइज नहीं होते हैं। लेकिन जब आप हमेशा ही जंक फूड खा रहे होते हो, तब आपको और खाना होता है, तब भी आपको वो सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, सेम प्लेजर होता ही नहीं है उसमें। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर मुझे लगा ये वाला। तो क्या करें, ये एडिक्शन बन चुका है और एडिक्शन एकदम से तो छूटेगा नहीं, तो एडिक्शन अगर ये है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? लास्ट वाली लाइन मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, ऑल्दो मैं थोड़ा अपने क्लाइंट्स के साथ ईजी होता हूँ, बट अगर मेरे को किसी के साथ ब्लंट होके बोलना पड़े ना, मैं ये कभी भी सुनता नहीं हूँ, ना बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल होगा। अच्छा, नहीं लगता टाइम, नहीं लगता ना वो मुश्किल है। अच्छा, लग सकता है किसी के केस में, और हमें थोड़ा कंपैशनेट होना चाहिए लोगों के टुवर्ड्स जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में होते हैं, बट आपके अंदर ये बिलीफ नहीं होना चाहिए कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं पता। ओके, फर्स्ट इस बिलीफ को हटाओ कि तुम्हारे बस की नहीं है इसको हटाना, या फिर बहुत टाइम हो गया, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बिलीफ है। सेकंड, हैव अ पर्पस। हैव अ पर्पस। अपनी लाइफ में अगर तुम किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हो, कोई ऐसा गोल है तुम्हारी लाइफ में कि मुझे ये बनना है, अगर मेरी बॉडी ऐसी हो गई तो, मेरे को ये वाली जॉब मिल गई तो, ये वाला करियर कितना अच्छा लग रहा है, वो वाली लड़की कितनी अच्छी है, कोई भी एम होना चाहिए आपके पास। एम तक पहुंचने के लिए करेज होनी चाहिए दिल में, बिकॉज अगर गोल रख लिया, गोल तो यार हर किसी का होता है, चलते फिरते इंसान का गोल होता है कि मेरे को लाइफ में ये करना है, बट क्या हिम्मत है वहाँ तक पहुँचने के लिए? पर्पस, करेज, एंड थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके। कि अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, जैसे पॉर्न के केस में आपका गोल है कोई ना कोई लाइफ में, और आपके अंदर करेज भी है, बट बीच में आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो पॉर्न आ जाएगी बीच में। वही मैं वो भटका देगा आपको। मैं वही कहने वाला था आपसे कि यहाँ पर आपने थर्ड पॉइंट वैसे ऐड कर दिया, फिर मैं सोच रहा था कि अगर होगा फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो आता है कहीं ना कहीं। डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए एक मेल को जो चीज़ डिफाइन करती है वो ही होता है कंट्रोल। ओके। एक हाई वैल्यू मेल की जो बात हो रही होती है, एक हाई वैल्यू मेल का जो टॉप का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कंट्रोल, कि मैं खुद की बॉडी पे, खुद के माइंड पर पूरा कंट्रोल करके बैठा हूँ। जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, बाहर की बातें हैं, बाहर की डिस्ट्रैक्शंस हैं, खाने की चीज़ें हैं, लोग हैं, टेम्पटेशंस हैं, आई डोंट गिव अ फक। सही हूँ मैं अपने आप में कंटेंट हूँ, मैं अपने आप में होल हूँ, कंप्लीट हूँ मैं। कोई आके मेरे को इंसान कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई चीज़ मेरे को कंप्लीट नहीं कर सकती। जो मैं हूँ अपने आप में मैं मस्त हूँ। ये है मैस्कुलिनिटी। और यहाँ पर आपको पॉर्न की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके। और आपने जो कहा मुझसे एग्री करता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो धीरे धीरे ही छूटे, एकदम से भी छूटती है। मैं एक सेमिनार में था और वहाँ पर उन्होंने स्पीकर ने एक बात कही थी कि कोई भी आदत होती है वो धीरे धीरे नहीं छूटती, एकदम से छूटती है।
कि अगर किसी ने सिगरेट छोड़ी है तो धीरे धीरे नहीं छोड़ी, एकदम से छोड़ी है। एग्जैक्टली, किसी ने चाय छोड़ी तो धीरे धीरे नहीं छोड़ी, बिकॉज इट्स एकदम से छोड़ी है। या इट्स अ चॉइस कि आप एक पॉइंट पर चूज कर लेते हो कि किस चीज को ऊपर रखना है, पर्पस को या फिर आपकी गंदी आदतों को। और जिस पॉइंट पर वो डिसीजन हो चुका है वहां पर क्या करोगे आप? क्या वापस बैक एंड फोर्थ यही खेलते रहोगे कि अभी काम कर लेता हूँ लेकिन फिर आपको टेम्पटेशन आई, आपने गिवन कर दिया? नहीं, फिर ये नहीं होता है। एक पॉइंट के बाद जब चेंज होता है वो ऐसा होता है, परमानेंट होता है वो। यस, और फिर होता है ना कि अगर आपके पर्पस की पावर ज़्यादा है इन फालतू की फीलिंग से, तो फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ती, चीज़ें छूट जाती है। अगर आपको छोड़नी पड़ रही है मतलब आप कहीं ना कहीं अटके हो, ये गलत चीज़ है। आपकी छूट रही है मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में और आप एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सामने कितना भी सुंदर इंसान हो, कितना भी अमीर हो, आपकी नज़र तक नहीं जाती नहीं जाती। सेम थिंग विद योर पर्पस। यस, अगर पर्पस बहुत प्यारा है, पर्पस के पीछे आप पागल हुए पड़े हो, पूरे दिन मगन हो उसमें, कोई चीज़ नहीं है, पॉर्न, जंक फूड, नथिंग, सिर्फ वही तो है। उसी के लिए आप खाओगे, उसी के लिए जिंदा रहोगे। यस, ग्रेट ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया आंसर था इसका। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अपने पेशेंट की यहाँ बात की, पर्पस की बात की। दो तरह की कंडीशंस होती है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसमें, अगर एज ग्रुप उनका कम है या फिर करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं तो। एक तो ये है कि वो नॉर्मल कंडीशन में है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अब बहुत सीरियस होना चाहते हैं और कुछ उखाड़ना चाहते हैं अच्छा, और अपनी लाइफ को 3 महीने में तगड़ी चेंज करना चाहते हैं, 3 से 6 महीने में। और एक हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, उनसे भी नीचे गिरे हुए हैं। उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा चल रहा है, कोई सेटबैक से वो गुजरे हैं, पेनफुल मेमोरीज़ में हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो होता ना कि जैसे कि ठुकरा के मेरा प्यार मैंने इंतकाम देखी, उस वाली कंडीशन में होते हैं कई लोग। तो दोनों ही कंडीशन में केस से वो अपनी लाइफ को चेंज करें 3 से 6 महीने में। 3 से 6 महीने में पहली चीज़ तो आई थिंक यही हुआ कि कुछ ना कुछ पर्पस आपको चाहिए, मतलब आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करके ही काम नहीं चलेगा, कोई पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का। डिपेंड करता है, देखो सेकंड केस में आपने बोल दिया कि किसी इंसान की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास अपने आप में एक पर्पस है, एक रीज़न है कुछ भी करने का। लेकिन बात यह है, आप कई लोगों को लग रहा होगा, आपको भी मे बी ये लग रहा हो कि जो दूसरे केस में इंसान है जो ऑलरेडी नॉर्मल से नीचे है, मे बी उसका ब्रेकअप हुआ है या फिर उसके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कुछ भी ऐसी कंडीशन, मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा हो, कुछ भी क्या हो, या फिर वो मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली लोग ये सोचेंगे कि जो इंसान दूसरे केस में है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, बट एक्चुअल में मुश्किल उस इंसान के लिए होगा जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है और उसकी बस मेंटल स्ट्रगल है। वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उसने तो होप भी छोड़ दी कि भाई सब मिल गया है, अब बचा क्या? सब है मेरे पास, घर में खाना पीना, माँ बाप मेरे को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास पर्पस नहीं है, मैं अपनी लाइफ में करूँ क्या? तो अगर पहले वाले इंसान की हम बात करें जो अपनी लाइफ को 3 से 6 महीने में बेटर बनाना चाहता है, जो नॉर्मल कंडीशन में मिडिल क्लास हो सकता है, आपकी लाइफ में ज्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम्स नॉर्मल कंडीशंस, मेरा मतलब है कि वो मेंटली किसी ट्रॉमा से गुजर नहीं रहा है, वो मेंटल हेल्थ इशू से नहीं गुजर रहा है, वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में बस, और अपने आप को बेटर करना चाहता है। गो विद इन, फाइंड वो सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करे जहां पर आपको लाइफ में मीनिंग फील हुआ था। लोगों को अगर पता नहीं है कि वो किस चीज़ को फॉलो करें, उनका पर्पस क्या है, ये मैं उनको एक्सरसाइज देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक बार रिवाइंड करके देखो कि वो कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जूस फील हुआ था, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है या फिर मैं कितना केपेबल हूँ, मैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। इर्रिस्पॉन्सिबल से इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान भी किसी पॉइंट पर रिस्पॉन्सिबल रहा होता है, चाहे उसने अपने माँ बाप की एक पॉइंट पर हेल्प की हो, चाहे उसने किसी को खाना खिला दिया हो। किस पॉइंट पर आपको लगा कि मैं कुछ हूँ, फाइंड दैट। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को जब ये पता नहीं था कि मैं इस नीश में आऊँगा, ऐसे में वीडियोस बनाऊँगा, ये वाला काम करूँगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट में मेरी बातें होंगी, तो इससे पहले मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रहा था। तो डिप्रेशन से गुजरते हुए मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया कि साइकोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया कि माइंड कैसे काम करता है, मन की कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर उत्पन्न होती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, इतना गहरा जाके तुम पागल भी हो सकते हो, कितनी सारी चीज़ें होती हैं माइंड में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इंटरेस्ट करती थी, और अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो समझ आता है कि अच्छा ऐसे सारी डॉट्स कनेक्ट होती हैं कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वही फिर तुम्हारा करियर बनाती है। तो पीछे मुड़ के देखो कि किस पॉइंट पर तुम्हें लगा कि तुम किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो जहां पर अगर तुम कोई सॉल्यूशन निकाल पाओ तो उससे दूसरे की भी मदद होगी। तो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ इन 3 to 6 months, डू वन थिंग, फाइंड योर ड्राइव मिलती है अपने लाइफ को एनालाइज करने से कि तुम्हारे पास कौन सी प्रॉब्लम भेजी गई है तुम्हारे अंदर डाल के। गरीब इंसान को क्या प्रॉब्लम दी गई है? सबसे पहले कि वो गरीब है, अमीर हो भाई, दैट्स हिज लाइफ पर्पस। अप टू द पॉइंट
जब तक उसके पास पैसा नहीं है। कोई इंसान जिसकी लाइफ में प्यार नहीं है, तू पहले वो तो फिगर आउट कर। तू अपने आप को कुछ बना, तू वर्दी बन। मे बी तेरी सेल्फ एस्टीम इसलिए कम है क्योंकि तेरे को बचपन में ट्रॉमा मिला था। इन द सेकंड केस ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि पेरेंट्स ने ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें डांटा, कोसा, कुछ भी ऐसा बोला, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। फिगर आउट कि कौन सी प्रॉब्लम में तुम्हें लाइफ ने फंसाया है। वहीं से तुम्हारे को रीज़न मिलेगा कि मैं क्या करूं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। सबसे पहली प्रॉब्लम वही होती है जो बचपन की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे को लाइफ में कोई दिल टूटता है। हाँ। वो प्रॉब्लम है हमारी। वो रीज़न होता है खुद को बेहतर बनाने का। अगर हमने उस चीज़ को पकड़ लिया, बिकॉज वो इमोशनल चार्ज है जो भी पहले बचपन में हुआ है हमारे साथ, हमने लाइफ में देखा, या फिर जहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, हाँ। जो लाइफ के हाईलाइट्स हैं उस पर वापस जाके अगर आप रोशनी मारोगे, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ मिलेगा कि पहले मैंने ये देखा नहीं था, अब ये चीज़ अलग से चमक रही है, बिकॉज मेरे में अवेयरनेस है। और मैं इस क्वेश्चन के साथ वापस जा रहा हूँ अपनी लाइफ स्टोरी में कि मैं कौन हूँ। पहला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ। अगर मैं कौन हूँ मुझे पता लग गया किस कहानी का पार्ट हूँ, तो मुझे पता है कि इस कहानी का बंदा क्या करेगा। ओके। एक रोमांटिक कहानी का बंदा क्या करेगा? रोमांस करेगा, अच्छी सी लड़की पटाएगा, दी एंड, बढ़िया लाइफ। एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ में बहुत बड़े सपने थे क्रिकेट को लेके, ठीक है, लेकिन कभी भी उसको क्रिकेट खेलने नहीं दिया, क्या करेगा वो? फिगर आउट अ वे टू चेज योर पैशन। तो सबसे पहले तुम वापस जाओ, देखो कि क्या करना है। उसके बाद हैव दिस सिंगल पॉइंटेड अवेयरनेस जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो जैसे आप 3 से 6 महीने का हमें टाइम फ्रेम दे रहे हो। यस। यूजुअली हम यूट्यूब पर इसे मंक मोड बोलते हैं कि आप मंक मोड पर चले जाओ। यस। क्यों बोलते हैं मंक मोड? क्योंकि अगर आप योगीज को, मंक्स को ऑब्जर्व करो तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो लाइफ टाइम्स को जी रहे होते हैं। इस लाइफ टाइम में वो बोलते हैं कि मुझे संसार में जो बर्थ और रीबर्थ हो रहा है मेरे सोल का, मुझे उसको काटना है और मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करनी है अपनी लाइफ। उनको वापस नहीं आना। वो बोलते हैं कि ये लाइफ अकेली पूरा हो चुका है मेरा काम और मेरे को जाना है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कर्मा को खत्म करने की कोशिश करते हैं इसी दुनिया में जितना हो सके उतना काम करके। अच्छा। तो 3 से 6 महीने की जो फिलॉसफी है, जो मंक मोड का नाम है, ये इस जगह से आ रहा है कि तुम जन्मों का काम इसी लाइफ टाइम में कर दो। करोगे कैसे? सिंगल पॉइंटेड फोकस। हैव अ गोल, हैव अ प्लान। अपनी लाइफ को स्कैन करो, खुद की काबिलियत को ढूंढो, खुद को देखो कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्या मुझे सुनने का शौक है, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, किस चीज़ में मेरे अंदर ड्राइव है कि मे बी अभी मैं अच्छा नहीं, लेकिन मेरे को अभी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बनना है। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में जैसे देखता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली हुई थी कि सौरभ ज़्यादा बोलता नहीं है, हर रिलेटिव के आगे चीज़ वो बोलते थे। अच्छा। और मैं सुनते भी बोलता था कि ये क्यों बोल रहे हो, मेरे अंदर ये क्यों डाल रहे हो। बट मेरे अंदर से मेरे को पता था कि दिस इज़ नॉट मी। यू आर लेबलिंग मी एज समवन हु इज़ दिस गाय, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, जो मे बी नाइस है ज़रूरत से ज़्यादा। बट मैंने उससे अग्री नहीं किया। तो वापस जाके जब आप देखोगे कि कमी है, लेकिन इसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, मेरी ये कॉलिंग है, मेरे दिल में है कि मैं ये बन सकता हूँ। मे बी किसी को फेमस होना है, मे बी किसी को पैसा कमाना है। फाइंड दैट वन थिंग एंड सिंगल पॉइंटेड फोकस उसी चीज़ पर। उसके ऊपर आप प्लान बना पाओगे फिर। और प्लान बनाने के बाद आप हर दिन क्या करना है, हर घंटा क्या करना है, ब्रेक डाउन करो। ओके। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल चीज़ है कि आपको करना क्या है, सिंगल पॉइंटेड फोकस, और उसके बाद जो भी जरूरी है वो बस कर दो। डोंट जस्ट फ्लो इन योर वांट्स, इन योर डिजायर्स। जो भी हमारी वांट्स और डिजायर्स हैं वो कंडीशनड है हमारे पास से। समझो इस चीज को। जो भी मैं अभी करना चाहता हूं वो बिल्डअप होगा पास्ट पे, लेकिन जो भी अभी करने की जरूरत है वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में तुम क्या करते हो? अगर तुम प्रेजेंट में जीना चाहते हो, हर फिलोसोफर, हर मंक आपको ये बोल रहा है प्रेजेंट में रहो, मेडिटेट कर लो। क्यों वो बोल रहा है? बिकॉज सच यहीं पर है। अगर आप अपनी डिजायर्स की, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स की सुनोगे तो आप गुम हो जाओगे। आपके जो पेरेंट्स ने आपके दिमाग में गंद डाला है, आप उसी के ऊपर कुछ अपना बनाओगे। जैसे हम बोलते हैं कि एक ख्याल जो आ रहा है वो किसी पुराने ख्याल के ऊपर ही बिल्डअप हो रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगता है, और जो आपने पहले पढ़ा था, सुना था मम्मी पापा से, वही वापस से आ रहा है। बट इफ यू जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ व्हाट इज द नीड, तो आप उस रूटीन को फॉलो कर पाओगे। ओके। तो सिंपल है, आप कोई एक चीज़ पकड़ो, नहीं है तो उसे ढूंढो, और जब मिल जाए तो उसे पकड़ करके बस उस पर फोकस आप रखो। इसमें एक और चीज़ होती है, जब हम कई तरह इस तरह के वीडियोस देखते हैं, हम भी बनाते हैं कई बार मंक मोड पर,
तो वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में तो बात करते हैं, गोल के बारे में। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप जिम जाओ, मेडिटेशन करो, इतने टाइम स्लॉट बनाओ, ये चीज़ें करो। तो वहाँ पर हम खुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं गोल के साथ साथ। तो ये ना कई बार मैं खुद भी इसमें कन्फ्यूज़न में रहा हूँ, कई लोग रहे होंगे कि जब हमारी लाइफ में कोई एक गोल है, हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है, तो क्या गोल के चक्कर में हम खुद पे फोकस करें या ना करें? जैसे जिम ज्वाइन करें, उस पर मेहनत करें, फिजिक पे, अपने आप पर, बाकी चीज़ों पर, तो ये चीज़ें करें ना करें बाकी चीज़ें? उसमें डिफरेंस क्यों क्रिएट करना है? वाई इज देयर अ सेपरेशन बिटवीन योर गोल एंड दीज अदर थिंग्स? बिकॉज ये तो आपके गोल को ऑप्टिमाइज ही करेंगे ना। अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपकी मसल्स हैं, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, ऑल ऑफ दिस विल फ्यूल योर अल्टीमेट गोल। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस सारी, हम जिम जाएंगे 2 घंटे, वहाँ पर हमारे जाएंगे, डाइट लेंगे तो हम 3 से 4 टाइम उसके लिए कॉन्शियस रहेंगे, बनाओ खाओ, खाएंगे ज़्यादा, कई बार तो लेजी फील करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर वो इम्पैक्ट डाल रही है, अगर नहीं डाल रही है तो आपने कहा तो उससे मैं एग्री करता हूँ, अगर वो इम्पैक्ट डाल रही है तो क्या ये सही है हमारे लिए? इम्पैक्ट नहीं डालेगी। नहीं डालेगी, ओके। आपको ये देखना है कि मेरे हर इस प्रोसेस से, जैसे मैं जिम गया, मैंने कोई किताब उठाई, मैंने किसी से बात करी, मैंने खुद को इंस्टाग्राम पर डाला या फिर कुछ भी ऐसा किया जो मेरे को पता मेरे गोल से रिलेटेड है, सी एन इनविजिबल थ्रेड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज टास्क्स, माला की तरह उसको देखो जो इवेंचुअली आपके गोल से कनेक्ट होती है। ओके। अगर आप घर में साफ सफाई भी कर रहे हो, बट आपको पता है कि अगर मैं इस चीज़ को साफ कर लूँगा तो मेरी सेल्फ एस्टीम सही रहेगी, मेरा दिमाग क्लीन रहेगा, मेरा दिमाग क्लीन है, मेरे को चिंता नहीं है कि हर चीज़ ऐसे बिखरी हुई है, तो मैं काम अच्छे से कर पाऊंगा। रिलेटेड है वो आपके काम से, हर ज़रूरी काम आपके अल्टीमेट काम से जुड़ा हुआ है। कार्ल युंग ने, साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था, मोस्ट पीपल नेवर फाइंड गॉड बिकॉज दे नेवर लुक लो इनफ। कि वो छोटे मोटे काम को ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बड़ा काम करूं, मैं अभी के अभी फेमस हो जाऊं, अभी के अभी पैसा आ जाए। अरे अभी क्या करना है? अभी तुम्हारे किचन में इतने सारे बर्तन गंदे हैं, आज तुम्हारी मेड आएगी नहीं, वो तुम्हारे को तंग कर रहा है, खाने के लिए तुम्हारे पास प्लेट नहीं है, दैट्स द नीड। यस, वो रिलेटेड है तुम्हारे अल्टीमेट गोल से। दिस इज द पिनिकल ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर कोई ये इंसान समझ जाता है जो मैं बोल रहा हूं, हर काम उसका बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज हर काम में ही प्यार मिलेगा, हर काम फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा आप उदास हो, गुस्सा करते हो, आपको भी समझ नहीं आया, लाइफ समझ नहीं आई आपको। लाइफ में उठना बैठना सांस लेना हर चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ में प्यार होना चाहिए, हर चीज़ में मज़ा होना चाहिए, हर चीज़ में कंपैशन होना चाहिए। जब आप उस स्टेट में जी रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ों को साइड ना कर करके एडॉप्ट करो और इनसे आप अपने काम में लेवरेज लो, ना कि उन्हें अवॉइड करो। लेकिन उसका क्या, अगर वो चीज़ें एनर्जी ड्रेन कर रही है तो? जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट में बात आती है, जिम की बात डेफिनेटली आती है, मेडिटेशन की बात डेफिनेटली आएगी, रीडिंग की बात आएगी, जर्नलिंग की बात आएगी। लेकिन अगर वो एक्चुअल में टाइम नहीं निकाल पा रहे इन चीज़ों के लिए, या फिर वो एनर्जी ड्रेन कर रही है कि मॉर्निंग में जिम ड्रेन कैसे कर सकती है? जिम का एग्जांपल लो। हाँ, कोई इंसान अगर जिम जाता है, वो 2 घंटे वहां पर देता है। एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जिम जाने से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो बढ़ते हैं। ओके। तो जितना आप स्टडी करते हो इन चीज़ों को, आपको पता लगता है कि अगर मैं एक किताब को खोल के बैठूं, अगर मैं एक्चुअल में फ्लो स्टेट में आके उसको पढ़ता हूं, आप री एनर्जाइज करते हो खुद को। बिकॉज वन चीज़ के साथ जब हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो एनर्जी डिसिपेट होने के बजाय, फैलने के बजाय, डिजॉल्व होने के बजाय, एनर्जी बिल्ड होने लगती है। ओके। ओके। आप उसी एक चीज़ के थ्रू अल्टीमेट से रिश्ता जोड़ लेते हो। बहुत ईजी है अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो। करके देखो एक बार। ओके। ओके। तो खुद के ऊपर ही फोकस करना चाहिए गोल के साथ साथ, क्योंकि कई बार तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। गोल में और खुद में डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। गोल मैं ही तो हूँ। अरे वाह, गोल मैं ही तो हूँ। अगर मेरे को करोड़पति बनना है तो ये मत बोलो मेरे को करोड़पति बनना है, दैट इज मी। मेरे को बस वहां पर चल के जाना है, ताकि दूसरे लोग भी ये जान लें, दूसरे लोग भी ये देख लें मटेरियल दुनिया में, बट मैं तो वही हूँ ना। ओके। डिफरेंस नहीं क्रिएट करना अपने गोल्स में और खुद में। आप एक ही हो। हाँ, अपनी एक छवि बनाओ अपने मन में, जिसके पास हर वो चीज़ है जो बिल्कुल वैसा है जो आपका आइडल वर्जन है, एंड सी दैट इन योर माइंड, जैसे आप मिरर में खड़े हो। मिरर के आगे आप खड़े हो और वही वर्जन है। अच्छे कपड़े, गाड़ी, अच्छी वॉच, अच्छी बॉडी। आप बोल रहे हो तो बहुत जादुई शब्द बोल रहे हो, एवरी सिंगल थिंग। खुद को मानो कि मैं वो ही हूँ, तभी तो आप इवेंचुअली वहाँ तक जा पाओगे। डिफरेंस मत रखो अपने और उसमें। ओके, समझ गया मैं। तो इन दोनों को करके रखना है। और इसी में चलो आगे अगर हम बात करें तो डू लुक्स मैटर? ऑब्वियसली।
ओके, ऑब्वियसली दे डू। क्योंकि कई बार हम गोल की तरफ भागते हैं, उसको तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं और इन चीज़ पर फोकस हम नहीं करते। और ज़्यादातर प्रोफेशंस में आपके लुक्स मैटर करते हैं, है ना? हर प्रोफेशन में ही आपके लुक्स मैटर करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो हर चीज़ को आपने एकदम ऑप्टिमाइज करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ को साथ में लेके चलो। आपकी हेल्थ पीछे छूटी हुई है और आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी हेल्थ एटलीस्ट नॉर्मल है, आपको कोई डिजीज़ नहीं हो रहा है, आपको अस्थमा नहीं हो रहा है, आपकी सांसें नहीं फूलती हैं ज़रा सा आप चलते हो तो, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, आप नॉर्मल हो और तब आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, दैट्स फाइन। बट ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। एक चीज़ को आपने ओवर वैल्यू नहीं करना है अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें साथ में। तो लुक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं कि अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, आपको प्रेफर किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ योर, जितनी भी आपके पास डिग्रीज़ हैं, कितना आप एलिजिबल हो, वो बाद में आती है चीज़। लेकिन आप एक ऑरा कैसा क्रिएट कर सकते हो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में, ये चीज़ मैटर करती है। आप एक सेल्समैन हो और आप बहुत गुड लुकिंग सेल्समैन हो, इट मैटर्स। सेल्स की कन्वर्जन बढ़ती हैं, ज़्यादा लोग आपसे बाय करते हैं। हमारी फील्ड में अगर आप एक सेम बात बोल रहे हो, मैं एक सेम बात बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बहुत हैंडसम इंसान है जो हमारे से 10 गुना ज़्यादा हैंडसम है, वो बहुत गोरा है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लंबे लंबे बाल हैं, अच्छी अच्छी बॉडी है, चाहे वो उतना अच्छा बोल ना रहा हो या फिर हमारे जैसे ही बोल रहे हो, उसको प्रेफर किया जाएगा। यस, उसके ज़्यादा व्यूज़ होंगे। यस, डेफिनेटली। और उसको ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी करेंगे हमारे से ज़्यादा, चाहे वो झूठ भी बोल रहा हो। हेलो इफेक्ट बोलते हैं इसे, कि अगर एक इंसान गुड लुकिंग है तो वो कुछ भी बोल रहा हो, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार कुछ तो है इसमें, सही बोल रहा होगा अगर बोल रहा तो। बट ऐसा नहीं होता है। लुक्स मैटर तभी करते हैं बिकॉज लुक्स अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करते हैं आपके लिए, और अच्छे लोगों को स्पेशली अपनी लुक्स पर काम करना चाहिए। बिकॉज जो इंसान बुरा है और वो गुड लुकिंग भी है, दुनिया बर्बाद करते हैं ऐसे लोग जिसमें समझ नहीं है और वो गुड लुकिंग है, वो दुनिया बर्बाद करता है। तो अगर आप में समझ है, वर्क ऑन योर लुक्स। अपनी फिटनेस पर काम करो, अपनी शक्ल पर काम करो, जितना हो सके अपने जीन्स को ऑप्टिमाइज करो। लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि जो मेरी जेनेटिक हेल्थ में को मिली गई है या फिर जो मेरी लुक्स हैं वो फिक्स्ड हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जीन्स बटन की तरह होते हैं, जैसे बटन ऑन होता है, लाइट जलती है, बटन ऑफ भी किया जा सकता है अगर आपको लाइट ऑफ करनी है। तो ये एक इंटरेक्शन होता है जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में। सिंगल फैक्टर नहीं है जो आपकी शक्ल को या फिर आपकी अकल को या फिर आपकी बॉडी को बनाता है, एनवायरनमेंट भी है। एनवायरनमेंट में आता है कि मैं अपने बॉडी को और माइंड को क्या स्टिमुलस दे रहा हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ, एनवायरनमेंट में ही आता है वो। मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ, एनवायरनमेंट में ही आता है वो। मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, एनवायरनमेंट में ही आता है वो। मैं खुश हूँ, एनवायरनमेंट, बिकॉज जीन का एनवायरनमेंट है ना। एक एक सेल को मैं क्या सराउंडिंग दे रहा हूँ, अच्छे केमिकल्स, अच्छी नॉलेज, शांत मन, ये चीज़ें आपकी शक्ल को चेंज करती हैं, आपके जेनेटिक जो पोटेंशियल है उसको एक्सपैंड करती है। लोग ये सोचेंगे कि सौरभ को पता नहीं है शायद कि जीन्स कैसे काम करते हैं, बट इफ़ यू रिसर्च अबाउट दिस आपको समझ आएगा कि जीन्स अनलॉक होते हैं, आपकी पोटेंशियल अनलॉक होती है। आप जो दिख रहे हो वो नहीं हो, बस स्टडी योरसेल्फ, खुद को एक बुक की तरह देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, आपने बात की अपने लुक्स पे काम करो। अगर एक मैन है तो किन किन जगहों पे कैसे कैसे अपने लुक्स पे काम कर सकता है? एक तो जिम हो सकता है कि जिम से अपना फिजिक्स सही करें, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? जिम, एक स्किन केयर का काफ़ी ट्रेंड है। स्किन केयर का ट्रेंड है लेकिन वो बाहरी है। मैं जिस तरीके से फॉलो करता हूँ इस चीज़ को, मतलब भारी भी ठीक है, ऑब्वियसली हमें करना चाहिए, बट मेनली आप खा क्या रहे हो। बिकॉज अगर हम इंडियन बॉडी टाइप को देखें तो दिक्कत ये होती है कि इंडियन बॉडीज़ कार्ब्स को उतना नहीं पचा पाती, और कार्ब्स और वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। ये बहुत रीसेंट फिनोमिनन है, बहुत रिसेंटली हमारी डाइट में इनकी क्वांटिटी बढ़ी है। अच्छा, गेहूं और वेजिटेबल ऑयल्स, बिकॉज वेजिटेबल ऑयल्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे। जो एक्सट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसेस होता है, रिफाइनरी होती हैं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बनी थी। तो तभी हमारे पास ऑयल्स आए, और एक चम्मच ऑयल जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सैकड़ों, जैसे कॉर्न ऑयल है तो सैकड़ों कॉर्न लगते हैं। तो इतना कॉर्न आप जैसे नहीं खा सकते हो, तो वो अननेचुरल है अगर आप तेल की फॉर्म में उसे कंज्यूम कर रहे हो। दैट्स वाई जब भी इंडियन लोग इंडियन जीन्स के साथ ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, हम नहीं पचा पाते, हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हम वेट गेन कर जाते हैं। ये एक मैंने अपनी वीडियो में भी एक स्टडी डाली थी
जहाँ पर दो बॉडी टाइप्स को कंपेयर करा गया था, एक इंडियन बॉडी टाइप और एक कॉकेशियन यूरोपियन, ठीक है। तो उनको देखा गया था कि जो बच्चे हैं, बच्चे अभी बस इन्फेंट पैदा हुए हैं, और जो इंडियन बॉडी है, इंडियन बच्चा है, उसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है और लीन मसल मास कम है, और उसकी बच्चे में Okay. और उसकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, कि मतलब वो नॉर्मल कार्ब्स खाएगा, तो गोरे के कंपैरिजन में उसकी बॉडी में इंसुलिन और ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा मोटा होएगा बाय डिफॉल्ट, नो चेंज। जबकि जो गोरा है उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है, फैट कम है, और वो ज़्यादा कार्ब्स को पचा सकता है, तो वो सुंदर भी ज़्यादा लगेगा अगर वो ज़्यादा कार्ब्स खा रहा है। और अगर हम वेस्टर्न डाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पॉप टार्ट्स खा रहे हैं बाहर, अच्छा ये ओरियो ऐसे खाते हैं, तुम अगर खाने लगोगे नहीं पचा सकते, तुम्हारी स्किन खराब होने लगेगी और तुम्हारा पेट निकलेगा। तो अगर हम लुक्स की बात कर रहे हैं, डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स को हटाओ, कार्ब्स को हटाओ, प्रोटीन को बढ़ाओ, फैट्स को बढ़ाओ। फैट्स, गुड फैट्स। ओके, सिर्फ डाइट, लेकिन जिम के साथ डाइट, नॉट ओनली डाइट, और स्किन के लिए सिर्फ डाइट के साथ साथ ऑब्वियसली यार, अगर आपका स्किन टाइप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आई डोंट नो हम डर्मेटोलॉजी की क्यों बात कर रहे हैं, बट ठीक है, बेसिक लोगों का क्लियर हो जाएगा। अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए। जैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं जब भी कोकोनट ऑयल अपनी स्किन पर लगाता हूँ, ऑल्दो उसको हेल्दी माना जाता है, मेरी स्किन खराब होने लग जाती है, बिकॉज ऑयल पर ऑयल है। आयुर्वेद में भी अगर आप पढ़ोगे तो वात, पित्त, कफ, अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। तो मेरी बॉडी में हीट पहले ही ज़्यादा है, तो जब भी मैं हीट वाली चीज़ लेता हूँ मेरे को एक्ने होने लग जाता है, और मेरी बॉडी ऐसी फील होती है जैसे वो जल रही हो, मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है। वात आपका ज़्यादा होगा? पित्त ज़्यादा है मेरा। पित्त ज़्यादा है? पित्त इज़ फायर। अच्छा, और वात इज़ एयर। तो अलग अलग एलिमेंट्स पर ये बेस्ड होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग खाना भी खाते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने फेस प्रोडक्ट्स चूज करते हो। ओके। अगर आप में पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऑयल बेस्ड चीज़ें मत लगाओ। अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे मेरे में गर्मी है, तो मैं वाटर बेस्ड चीज़ें लगाता हूँ, एलोवेरा बेस्ड, इस टाइप की चीज़ें हैं। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है कि इंडियन बॉडीज़ में जैसे हम गर्मी को नहीं पचा पाते, ज़रा सा अगर आप गर्म चीज़ खाते हो, तली हुई चीज़ खाते हो, ब्रेकआउट क्यों होता है? बिकॉज आपका बॉडी टाइप वो वाला है, पित्त। हाँ। तो ये चीज़ें फिगर आउट करो, ये एक्सेप्ट मत करो कि मेरी बॉडी पर एक्ने है तो है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी जीन्स जो हैं वो डिस्टर्ब ही रहते हैं। नहीं, यू कैन बिकम योर बेस्ट वर्जन हर वे में, शक्ल में, अकल में, बॉडी में। ये हमारे पास जो नॉलेज आई है, ये एक बून है जो हमारे को मिली है। पहले किसी के पास नहीं थी, कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं थी जिसको हर चीज़ की नॉलेज अवेलेबल हो इतनी ईजिली। तो जितना ईजिली पॉर्न अवेलेबल है, उतना ही ईजिली आपके पास ये वाली नॉलेज भी अवेलेबल है। किसी भी अपनी बॉडी में, माइंड में, अपनी लाइफ में, करियर में चीज़ चेंज करनी है, चेंज इट। ओके। एंड अभी आपने एक बात कही, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप बन सकते हो, आपको कुछ है तो क्यों है ये आप देखो, ऐसा नहीं कि है तो एक्सेप्ट मत करो उसको। ओके, आपका एक वीडियो भी था, वहाँ पे क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी पे बात हुई थी, है ना। और अभी कई बार हम ये भी देखते हैं अल्फा मेल, सिग्मा मेल, है ना, बीटा मेल। तो एक क्यों आपने वो क्यों कहा था कि बहुत वीक हो रहे मेन इंडिया के और वर्ल्ड के भी देखा जाए तो? एक चीज़ तो यही है, ऐसे पहले हम बताते थे, हाँ पहले लोग बताते हैं एक रियल मैन होता क्या है, उसी क्या डेफिनेशन हो सकती है, एक बॉय और मैन में क्या अंतर है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एंड when you have self control you can take responsibility of other people. When you take responsibility of other people you start becoming and acting like a man. आप एक मर्द की तरह दिखने लगते हो, चाहे आप 9 साल के भी हो। लोग आपको बोलेंगे कि एज से बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हो तुम अपने पापा से भी ज़्यादा वाइज हो। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो, जब आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर इकट्ठा करके बैठे हो। एक मेल का मतलब ये होता है कि मैं एक पिलर की तरह हूँ जिस पर दूसरे लोग सहारा ले सकते हैं। मैं एक पेड़ की तरह हूँ जो खाना प्रोवाइड करता है, जो आपको छाया देता है, जो आपको पानी से बचाता है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। दैट्स अ मैन। एक मेल स्टेबिलिटी लाता है। स्टेबिलिटी से डिफाइन किया जाता है मेल को। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आपके वर्च्यूज़ होंगे, जब आप डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ को जियोगे। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी भी उठ जाते हो, कभी भी खाते हो, कभी भी सो जाते हो, कभी भी आप मैस्टरबेट कर रहे हो, कभी भी किसी से बात कर रहे हो, कभी भी किसी को ब्लॉक कर दिया, आपका दिमाग जो है वो डिसीजंस ही नहीं बना पा रहा है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी चेतना को कंट्रोल कर रहा है। यू आर प्रोग्राम्ड, यू आर ब्रेन वॉश्ड, तो आप मेल नहीं हो।
आप मेल नहीं हो अगर ये सब चीज़ें हो रही तो ओके यू आर रेज्ड बाय द सोसाइटी। आपके माँ बाप ने नहीं रेज करा है आपको, आपको सोसाइटी ने, कंडीशनिंग ने, जो चलती फिरती जो हवा होती है, हवा ने पाला है तुम्हें। हवा मतलब जो ट्रेंड्स हैं, जो कल्चर में चल रहा होता है, जो भी चीज़ कूल होती है वो चीज़ तुम्हें कूल लगती है, जो चीज़ कमेंट्स में लोग बोल रहे होंगे वही तुम्हारी जुबान बन जाती है। ये चीज़ एक मेल में नहीं होनी चाहिए, डिस्गस्टिंग है ये। ओके एक मर्द वो है जो एक इंडिविजुअल है, जिसकी तरफ दूसरे लोग देखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ना कि वो जो दूसरों को देखता रहता है, वो फिर अभी बच्चा है। दूसरों को देखना बुरा नहीं है, मैं भी कईयों को देखता हूँ जो मेरे आइडल्स हैं, तो उनके आगे मैं भी बच्चा हूँ। लेकिन अगर तुम अपने सराउंडिंग में, अपने सर्कल में मैन बनना चाहते हो, मर्द बनना चाहते हो, देन बी दैट पर्सन जिसको दूसरे लोग देखते हैं मुश्किल के समय में कि ये टिका रहेगा। यस दैट्स अ मेल, दैट्स अ मैन। सबको मेल बनना चाहिए। एक अच्छा मेल और अब अल्फा मेल, आपने बात की ये अल्फा ही है ऑलरेडी। ऑब्वियसली अल्फा की डेफिनेशन क्या है, मार्केट में क्या डेफिनेशन? ये फालतू की डेफिनेशन है, ये फालतू की लेबल्स definitions है। हाँ, फालतू के लेबल्स मत लगाओ। इफ यू आर एक्टिंग लाइक अ मैन, दैट्स इनफ, यू आर अल्फा। ओके अल्फा और ये बेटा, सिग्मा, ये फालतू की चीज़ें तभी आती हैं जब आपको पता नहीं होता कि मर्द बनने का मतलब क्या है। ये फालतू लगता है मेरे को। मैंने कभी भी किसी को, जैसे अल्फा बेटा समझ आता है कि ठीक है एक अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, बट ये जब सिग्मा, ओमेगा, ये सारी टर्म्स आने लगती हैं तो उससे पता लगता है कि फालतू की डायरेक्शन में जा रहे हैं मेल्स, और इन टर्म्स का कुछ मतलब ही नहीं है। कुछ भी बना रहे हैं लोग, ट्रेंड है, इनकी मत सुनो। जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि मुझे अपनी लाइफ में किस चीज़ को फिक्स करना चाहिए और दूसरे लोगों का सहारा मैं कैसे बनूं, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं अपने ऊपर ले लूं, ओके वो भी बिना कुछ बोले, बिना कंप्लेन करे। ओके क्यों लगता है आपको वीक क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? 2 से 3 अगर रीज़न हम देखें, एक तो आपने बात की थी पहले जो पॉर्न लोगों को वीक बना रहा है, पॉर्न है, ईज है, कंफर्ट है। जब मेरे पास कंफर्ट है, वो कंफर्ट जिसके लिए पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, जब मेरे को कोई भी शेर आके नहीं खा रहा है, मेरे पास न्यूड पिक्चर्स अवेलेबल हैं लड़कियों की, मैं कभी भी किसी से बात कर सकता हूँ, टिंडर पर मैं स्वाइप करता रहूँगा पूरे दिन, जब मैं खुद को बॉम्बार्ड कर रहा हूँ ये फालतू के डोपामीन से, तो मेरी ड्राइव कहाँ गई? मैं वीक बन रहा हूँ। फिर एक कॉन्सेप्ट भी है इस चीज़ के ऊपर, मेल सेडेशन हाइपोथेसिस। एक पेपर पब्लिश हुआ था बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉडकास्टर हैं एक बाहर के, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि आजकल इतना ज़्यादा लोग पॉर्न देखते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में इतना ज़्यादा गुम है वो, कि ये वर्चुअल दुनिया को देखकर वो रियलिटी से खुद को कट ऑफ कर रहे हैं मेल्स। तो जब भी वो एजैकुलेट कर रहे हैं एक्सेसिवली, जब भी वो बस मूवीज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उनको लगता है कि रियलिटी में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज हमारे दिमाग में भी तो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जिसमें एक्शन सीन चल रहा है, तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि मैं भी उस एक्शन का पार्ट हूँ। तो अगर मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मिरर न्यूरॉन्स हैं, बॉडी में ऐसा फील होता है कि एक्चुअल में मैंने कुछ किया है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस मेरे को मिल गई है। तो जब मेरे को ये चीज़ें मिल गई हैं, तो मैं क्यों ही कुछ करूँगा? मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरा आउटपुट अगर ज़ीरो है, मैं किसी का पिलर नहीं हूँ उनकी लाइफ में, मैं स्टेबिलिटी नहीं ला रहा हूँ, मैं रिलायबल नहीं हूँ, देयर इज़ नो पर्पस इन माई लाइफ, तो मैं क्या ही हूँ? ऐसा इंसान वीक नहीं कहलाएगा तो क्या बोलोगे आप उसको? ओके बिकॉज अटेंशन डिसिपेटेड है ना। जैसे हमने एक स्ट्रॉन्ग माइंड का एक साइन बताया था, सिंगल फोकस, सिंगल पॉइंटेड। लेकिन जो ये मेल्स हैं जिनकी हर जगह ही नज़र जाती है, जो चलते रहते हैं हवा के साथ, दे आर वीक। जिनको मन कंट्रोल करता है, जो कि ना कि खुद के मन को कंट्रोल कर पाते हैं, और उनका मन कंडीशन है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। यस ओके ओके मेल को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ डिफाइन करेगी? उसका लुक, उसका कैरेक्टर या मनी? कैरेक्टर। और आपने भी यहाँ भी बात की तो उसमें कैरेक्टर का ही सवाल था, क्योंकि मनी के फॉर्म में तो आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप बनोगे ना, लेकिन कैरेक्टर तो आपका पहले दिन से ही आपके अंदर आ सकता है। जैसे इंटरनेट पर ऐसे लड़के होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेल्स के पास अगर पैसा है तो उनके पास सब है, और ऐसा मेल जिसके पास पैसा है, लड़कियां उसी से अट्रैक्ट होती हैं। और ऐसा वही बोलता है जिसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो लाइफ का, ना ही किसी फीमेल का। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है कि जब मेरे पास एक पैसा नहीं था लेकिन मेरे पास करेक्टर था, मेरे को पता था कि किस चीज़ को हाँ बोलना है, किस चीज़ को ना बोलना है, मैं अपनी लाइफ में एक जगह पर निशाना लगा रहा हूँ। मेरे पास अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, हर जगह की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ होती थी। मेरे पास पैसा नहीं था, अभी भी मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा जितना मेरी गर्लफ्रेंड एक ऐसे बंदे को अट्रैक्ट कर सकती है जिसके पास बहुत पैसा हो। बट इफ़ यू आर द मैन, जिसकी तरफ एक लड़की देखे तो वो सोचे कि यार ये तो इसको तुम कैसे छोड़ सकते हो, मतलब जैसे बिटकॉइन अगर 2013 में मिल जाए तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे लड़कियों को दिखता है।
कि ये मेल इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वन पॉइंटेड इसका फोकस है, कभी भी इधर उधर नहीं देखता है, लड़कियों की तरफ ये नज़र नहीं भटकाता, किसी को फालतू नहीं बोलता है, दिल इसका साफ़ है, मन इसका साफ़ है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी। एक अच्छी लड़की, एक सुंदर लड़की, एक अच्छी वैल्यूज़ जो फैमिली की होती हैं वहाँ से जो लड़की आती है वो हमेशा आपको प्रेफर करेगी जब आपके अंदर कैरेक्टर है ओवर मनी। ओके। क्योंकि मनी तो हमेशा कंपेयर करके देखो हमेशा किसी के पास ज़्यादा होगा, जैसे लुक्स ज़्यादा होती हैं किसी के पास, तो ये वाली चीज़ें फालतू की होती हैं। अगर आप अपनी इमेजिनेशन से नीचे उतर कर रियलिटी को देखो और आप ये समझो कि पैसा हर चीज़ नहीं है, देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर करेक्टर। ओके। कि अगर मैं सेल्फ कंट्रोल अपने आप में मेंटेन करता हूँ और एज अ मेल मेरे को मेरे रिलेटिव्स देख पा रहे हैं, मेरे को मेरी बहन भाई मम्मी पापा मेरी गर्लफ्रेंड सब देख पा रहे हैं कि किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, ये सबकी नज़र तुम्हारे पे आती है। कोई और बंदा है जिसके पास बाप का पैसा है, करोड़पति है वो, लेकिन वो भटका हुआ है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम सुना के चले जाते हैं कि भाई बाप का पैसा है, तुम जेलस हो सकते हो लेकिन तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। रिस्पेक्ट तुम उसी की करते हो बिकॉज तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में ये ही हीरो है, लॉन्ग टर्म में ये जीत के लाएगा, ये सब में बांटेगा खजाना, तो तुम उसमें इन्वेस्ट करते हो। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, आपने भी रिलेशनशिप की बात यहाँ छेड़ी थी कि तो क्या लगता है सबको ये ट्राई करना चाहिए? मतलब टीन एज में ही वो अट्रैक्शन तो आ जाता है, तो उस एज में क्या ये सही है? 20s में क्या ये सही है? अगर उसे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो क्या उसके लिए सही है? उसे सीखने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको पता तो होना चाहिए कि लाइफ का हर फ्लेवर टेस्ट कैसा होता है। अब आपकी बॉडी में अगर 15 साल की उम्र में कहीं हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो वो किसी वजह से आ रहे हैं, तो आप उस इंस्टिंक्ट को दबाओगे तो नहीं। या तो आप ब्रह्मचारी बन जाओ और उस इंस्टिंक्ट को चैनलाइज करो टुवर्ड्स समथिंग बिगर, या फिर आप उसको यूज़ करो टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिट जेंडर कि उसकी रियलिटी क्या है, वो किस तरीके से बात करती है। आपको समझ आता है कि दुनिया का एक जो दूसरा एस्पेक्ट है, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन से ही दुनिया बनी है, डुअलिटी है लाइफ में, अच्छा बुरा, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक मेल है तो दूसरी फीमेल है। मेल ने खुद को समझ लिया कि मेरी बॉडी ऐसे काम करती है, मेरा दिमाग ऐसे काम करता है। अब तुम फीमेल को भी तो समझोगे किसी पॉइंट पर। तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी दुनिया की, जब तुम्हारे को पता ही नहीं होगा कि दूसरा इंसान किस तरीके से सोचता है। तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते हो एक कॉन्वर्सेशन में। तुम दुनिया में एक क्लास में जब तुम्हारी टीचर तुम्हारे से बात कर रही है, अगर तुम सोचो तुम्हें पता है कि फीमेल्स की ये साइकोलॉजी होती है, इस तरीके से इनका दिमाग चलता है, यू कैन नेगोशिएट दैट एंटायर थिंग बेटर। कॉलेज में जब तुम हो, जब तुम अपने ऑफिस में हो, आसपास अलग अलग तरह के लोग हैं, मेल्स फीमेल्स एवरीबडी। जब तुम्हें पता होता है कि हाँ इस तरह का लड़का ऐसा होता है, इस तरह की लड़की ऐसी होती है, यू आर मोर केपेबल एज अ मैन। तुम्हें पता होता है कि ठीक है, मैंने 14 साल से 15 साल से डेट करना स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे, मेरे को इतने धोखे मिले, मेरे को वो वाला दोस्त था उसने भी धोखा दिया। तुम्हारे को ये चाहिए, तुम्हारे को धोखे चाहिए, तुम्हारे को दिल टूटना चाहिए, तुम्हारे को हर तरह के एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो। वो एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे को कुछ एक्सपीरियंस देकर जा रहा है लाइफ का, लो, ओके, इट्स अ गुड डील। कि थोड़ा सा अगर मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा है लेकिन मेरे को बहुत अच्छी अच्छी सीखें मिल रही है, मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है लाइफ का, गुड और बैड डजंट मैटर। गुड और बैड तो तुम लेबल कर रहे हो, बच्चे हो तुम, कुछ लेबल नहीं करना है। एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस अच्छी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस लोगे, लाइफ में तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव होगा जिस पर तुम, जिसको यूज़ करके तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, वो चीज़ क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, अगर तुम अवेयरनेस के साथ एक रिलेशनशिप में जाते हो, काम आता है। राइट राइट राइट। और लाइफ में मेल्स इस चीज़ को आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पॉर्न की तरफ क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि वो लोनली है। जो भी इंसान अपने रिलेशनशिप में खुश है, क्या वो पॉर्न एडिक्टेड है? बहुत कम, हो ही नहीं सकता। एक इंसान जब रिलेशनशिप में है और तब वो पॉर्न एडिक्टेड है, मतलब आपस में उनकी कुछ डीप कॉन्वर्सेशन, कुछ भी बातें, कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे, वो खोखला रिलेशनशिप है। नहीं तो लड़की भी आ जाती है पिक्चर में कि क्या हो गया है, हम इसको फिक्स करते हैं। तुम या तो गलत रिलेशनशिप में हो या फिर तुम्हारी बातें खोखली है, कुछ ना कुछ उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तभी तुम पॉर्न की तरफ जा रहे हो। अदरवाइज लड़कों को जब एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप मिलता है, जब लड़की बोलती है कि मुझे पता भी तेरे पास उतना नहीं है, बट मैं तेरे में बिलीव करती हूँ, मैं तेरे में इन्वेस्ट करूँगी अपना टाइम और अपना यूथ, तू मेरे में इन्वेस्ट कर अपनी ये मेहनत, साथ में बिल्ड करते हैं अपना फ्यूचर। अगर अभी तेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, साथ में बिल्ड करते हैं। ये तुम्हें मिल जाता है एट अ वेरी अर्ली एज। ओके,
बहुत मुश्किल नहीं है ये, अपने ऊपर काम करते रहोगे, दिल साफ रखोगे, मन साफ रखोगे, मिल जाएगा। और जहाँ पर उन्हें लगे कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है मेरे लिए, तो वहाँ पर उन्हें करना चाहिए? नो नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि जिस पॉइंट पर भी अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही अपने रिलेशनशिप के कोई भी रेड फ्लैग दिख जाता है, डोंट इग्नोर इट। मैंने जब भी इग्नोर किया है 10 गुना ज़्यादा मेरे को पेन मिला है वापस। सबको मिलता है ये। हाँ, जब भी तुम मस्ती में चले जाते हो ना आगे कि यार ये लड़की ये वाली 4 चीज़ें बुरी दिखा रही है लेकिन इसमें ये 6 चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो 4 चीज़ें ऐसी थी जिसको तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो तुम्हें चाहिए थी, लेकिन तुम अभी बोल रहे हो कि ये सुंदर है, या फिर इसकी बातें बहुत अच्छी है, मेरे को हंसा रही है, या फिर मैं लोनली फील कर रहा हूँ। टाइम पास मत करो, टाइम पास नहीं करना रिलेशनशिप में। तुम्हें लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए मेल्स को अपनी। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, अगर तुम्हारी जो इंस्टिंक्ट है प्यार की, इंटीमेसी की, ये तुम्हारे पास है, तुम लाइफ में फोड़ सकते हो। ओके। अगर तुम्हारी यही बेसिक डिज़ायर नहीं मिली है तुम्हें 30-25 साल तक, तुम भूखे बैठे हो फॉर सेक्स, पॉर्न देख रहे हो, तुम मैस्टरबेट करते जा रहे हो, और ये डिज़ायर अलग अलग तरीके से खुद को मैनिफेस्ट कर रही है, तुम में ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है, तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तुम दुनिया के मैजिक में बिलीव नहीं कर रहे हो, तुम लाइफ को हेट करते हो, तुम्हारी लाइफ में मीनिंग नहीं है, देयर इज़ नो पर्पस। तो सबसे पहले जब तुम यंग हो, टेस्ट इट। ओके। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक और चीज़, और ये कहूँगा मैं कि इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होने वाला है ये, जो कि मैंने फील करी है, लाखों करोड़ों लोगों ने फील करी है, आपने भी की होगी शायद तक। टीन एज में और 20s में हमें इनसिक्योरिटीज़ होती है, हमें शाइनेस होती है, हम लुक्स को लेकर इनसिक्योर होते हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर के होते हैं। इसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ होता है, लो सेल्फ स्टीम होती है, और तमाम चीज़ें मिल करके पूरी धज्जियां उड़ा देती है हमारी लाइफ की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पर हम करियर के बारे में सोचते हैं, कई बार रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ऐसी बहुत, तो सब मिला के ना पूरी दुनिया भर का स्ट्रेस आ जाता है इस चक्कर में। तो इन पर हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है इस पर, एक होती है शाइनेस, एक होती है सोशल एंजाइटी। अगर हम पब्लिक में, एक होता है इंट्रोवर्ट, अगर हम पब्लिक में जाने से डर रहे हैं, तो क्या वो सोशल एंजाइटी है, या फिर वो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर है, या फिर वो इंट्रोवर्ट है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। पर मुझे लगता है ज़्यादातर लोग, मेरे केस में था कि मुझे लगता था कि मुझे सोशल एंजाइटी नहीं, मेरे अंदर शाइनेस है हल्की फुल्की, और अपने लुक्स को लेके मैं इनसिक्योर हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो लोगों से मिलूँ, मुझे तो पसंद करे लोग, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं तो लोगों में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर था। अगर मैं अपने लुक्स पे काम कर लूँ और मैं अच्छा हो जाऊँ और मैं अच्छा बन के गया, तो मुझे तो गायब हो गई वो। तो मेरे केस में वो था। कोई भी इंसान यार ये प्रेफर थोड़ी करता है कि कोई भी उसे डिसलाइक करे। जितना ज़्यादा हमारे को लोग अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हमारे को देख के कोई तालियां बजा रहा है, हमारे लिए सीटियां बजा रहा है, हमारा नाम उनकी ज़ुबान पे है, हमें अच्छा लगता है वो। यस। तो हर कोई, हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रोवर्ट होने के बाद भी उनके अंदर ये नीड होती है टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई इंट्रोवर्ट को आप स्टेज पर चढ़ा दो, वो डर में गया, लेकिन बाय चांस प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसको किक मिलेगी, वो दोबारा चढ़ना चाहेगा, बिल्कुल, चाहे उसमें डर हो। तो ये बस हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, चाहे आप उसको अंडर कॉन्फिडेंस लेबल कर लो, उसको आप शाइनेस या फिर इंट्रोवर्जन कुछ भी बोल रहे हो, बट अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर है, कोई आप गोल रख के बैठो कि मुझे ऐसा बनना है, क्या चीज़ आपको रोक सकती है उसको परसू करने से? डर, डिस्ट्रैक्शंस, बस यही तो है। तो अगर हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं, जस्ट हैव द करेज। इतना तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल कॉलेज में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, खुद को धक्का दे के वहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा लो, पूरी लाइफ तुम खुद को थैंक यू बोलोगे। यस, एग्जैक्टली। स्टेज पर चढ़ जाओ, कुछ भी, तुम्हारा स्कूल का फेयरवेल है या फिर फ्रेशर्स पार्टी हो रही है तुम्हारी कॉलेज की, कुछ भी गंदा सा परफॉर्मेंस दो, या फिर कैसे भी तुम वैसा दे दो। हाँ, किसी भी परफॉर्मेंस का पार्ट बन जाओ। अगर तुम परफॉर्मेंस का पार्ट बनते हो, चाहे वो गंदा भी है परफॉर्मेंस, बट एटलीस्ट यू डिड समथिंग। तुम एक डूअर हो, तुमने आउटपुट क्रिएट किया है। तुम उस आउटपुट को एनालाइज करके ये समझ सकते हो कि आई हैव दिस डेटा, और डेटा जब एक बार तुम्हारे सामने होता है, उसको तुम इंप्रूव कर सकते हो। तुम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन मुझे पता ही है कि पिछले 3 महीनों से मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस कितना कर रहा है, कैसे करूँगा मैं? तो अगर मेरे पास ट्रैक्ड है हर चीज़, ट्रैक तब होती है जब मैं कुछ करता हूँ, ट्रैक करूँ, तब मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जब तुम स्टेज पर चढ़ रहे हो, कैमरा के आगे बोल रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, तब तुम्हारे पास डेटा है और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, तुम उस डेटा को इम्प्रूव कर सकते हो। इट्स लाइक मैथमेटिक्स। तुमने पिछली बार गंदा परफॉर्म किया था, अगली बार तुम दिमाग में रखोगे कि भाई ये वाली चीज़ जब होती है, इंट्रोडक्शन का ये वाला पार्ट होता है, मैं इसको ढंग से बोल नहीं पाता, तुम उसको ओवर प्रिपेयर कर लो। सिंपल। ओके, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, लास्ट वाली आपने जो कही कि अगर आपके अंदर डर है किस चीज़ को,
या फिर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, डर है मतलब, तो जितनी कम तैयारी उतना ज़्यादा डर, और जितनी ज़्यादा तैयारी उतना कम डर। एग्जैक्टली तैयारी से हमारा डर खत्म हो जाता है। अगर आपको स्टेज पे जाना भी है तो अगर आपकी पूरी तैयारी आपको एक्जैक्टली क्लियर है कि मेरे को 4 पॉइंट पे बात करनी है और 4 पॉइंट में ये चीज़ें हैं, अगर माइंड में एक्जैक्टली क्लियर है तो आपका डर बहुत कम होगा, तो सही लेकिन थोड़ा कम होगा। दूसरी ओर आपको डायरेक्टली छोड़ दिया स्टेज पे, अब बोलो कि आपको 2 शब्द बोलने हैं, आपको पता ही नहीं क्या बोलना, वहाँ पर आपका डर नेक्स्ट लेवल पर होगा। एक ये चीज़ है। और आपने कहा कि बेइज्जती करवा लो, आप हमेशा अपने आप को थैंक यू कहोगे, तो मैंने भी क्या किया था, काफ़ी टाइम पहले मुझे स्टेज का बहुत डर था, पर मुझे इतना पता था कि कभी ना कभी तो देखो मौका लगेगा स्टेज पे बोलने का। आप क्रिएटर हो, इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लग जाएगा मौका। तो उससे पहले कि आप कहीं ना कहीं पर जा करके एक्सपीरियंस ले लो, तो एक स्कूल से मुझे इन्विटेशन आया, बहुत छोटा स्कूल था एक गाँव में, मुझे वहाँ से इन्विटेशन आया, बात हुई कि बच्चे हैं आपको कुछ बोलना है, तो मैंने ठीक है। मैं प्रिपेयर करके गया, कुछ फर्स्ट टाइम था तो मैंने पूरी वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखी, उसकी पूरा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखी, और 10-15 मिनट के आसपास में था कि 15-20 मिनट की करेंगे और क्या, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी पूरी। मैंने खूब उसको लाइन बाय लाइन रटा, अच्छे से अच्छा रटा, पूरी तरह से माइंड में था कि हाँ ऐसा वैसा पूरा रट लिया, और 2 से 3 दिन तैयारी की, फिर मैं वहाँ पर स्कूल में चला गया। ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, बहुत कम, छोटा सा गांव का स्कूल था, तो वहाँ पर 30-40-50 के अराउंड कुछ छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत चीज़ें कही कि कम एज में है, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, इन्होंने ये किया है, वो किया है। तो उन्होंने 15 मिनट तक मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरी स्पीच स्टार्ट हुई, मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैं रट्टा मार के आया, तो अच्छा है कि रट्टा मार के मैं भूला नहीं जाता। तो 15 मिनट तक उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और मेरी जो स्पीच चली वो चली 8 मिनट। बस वहाँ मैंने सोचा था कि रट्टा कभी मानना नहीं, और पॉइंटर्स के थ्रू स्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो एक चीज़ मैंने सीखी थी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी अपने आप को थैंक यू कहता हूँ कि मैंने वहाँ पर हाँ कर दी उनको, और मैंने अपने वहाँ पर वो चीज़ कर ली। उसके बाद में ऐसी स्टेज आई जहाँ पर मैंने 5000 लोग सामने बोला, कोई वो नहीं था, फियर नहीं था। उस टाइम बहुत फियर था मेरा, था कि यहाँ बेइज्जती होगी तो बहुत कम लोग सामने होगी, बच्चे जरा जरा से कहाँ बेइज्जती होगी। तो वो मैंने कर ली। उसके बाद में फिर मैंने 4 घंटे कंटिन्यूसली अपने एक इवेंट में बोला, मेरा खुद का पर्सनल इवेंट था वो। तो वहाँ पर 8 मिनट 10 मिनट की प्रिपेयर कर गया, तो उससे मैं बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोल पाया। वहाँ 8 मिनट और एक तरफ 4 घंटे कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के। मेरे को एज एन इंट्रोवर्ट, मैंने आपको बताया कि रेस किया गया था, और मेरे को लेबल किया जाता था कि ये शाय है, ज़्यादा नहीं बोलता। बट मेरा काम ऐसा है कि जहाँ पर मेरे को ज़्यादा बोलना होता है, तो जिससे भी मैं मिलता हूँ, अगर मैं एक बार बोलना स्टार्ट करता हूँ, वो समझ नहीं पाते हैं कि मे बी सॉर्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। क्योंकि मेरे दिल में मेरे को पता है, जो मेरे को शुरू से चीज़ खुश करती है वो है कि मैं अपने में खुश हूँ। बट अगर आपका गोल डिमांड कर रहा है कि आप खुद की पर्सनालिटी को एक्सपैंड करो, तो करो। खुद पर ये लेबल्स लगा के खुद को लिमिट करने की जरूरत नहीं कि इंट्रोवर्ट, शाइनेस, सोशली एंग्शियस, फालतू के लेबल्स हैं। कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं हूँ तो हूँ ऐसा, और कई यूट्यूबर कहते हैं कि एक्सेप्ट करो अपने आप को जैसे आप हो। तो हाँ, मैं सोशल एंजाइटी है तो मैं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। कभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं करना है, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली। अगर कोई चीज़ आपको लिमिट कर रही, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। कोई चीज़ लेकिन अगर आपको लिमिट कर रही है और आपके गोल से आपको दूर रख रही है, क्यों एक्सेप्ट करना है? सबसे पहले इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इन सब चीज़ों से पहले आप एक इंसान हो, और इंसान बहुत केपेबल है। जितना आप खुद को चाहो एक्सपैंड कर सकते हो, जितना आप खुद को फियरफुल सिचुएशंस में डालोगे, स्केरी सिचुएशंस में डालोगे, उतना ज़्यादा आदत पड़ती जाएगी। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप शॉर्ट में हम बताएं तो इसका क्या होगा? मान लो कि कोई शाइनेस है, कोई शाई है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए थेरेपी में इसको बोला जाता है एक्सपोजर थेरेपी। ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी भी चीज़ का फियर है, धीरे धीरे करके उस इंसान को उस चीज़ के आगे खड़ा कर दो। शाइनेस और फियर कहीं ना कहीं एक सेम चीज़, सिमिलर है ना? लोग ये बोलते हैं कि उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है, इट्स देयर चॉइस, बट आई डोंट बिलीव। बिकॉज अगर तुम्हारी चॉइस होती लेकिन तुम्हारा गोल डिमांड कर रहा है, तुम्हारा गोल भी तुम्हारी चॉइस है, तो तुम्हें शाइनेस नहीं होती। हाँ, तुम शाय नहीं हो सकते। यू कांट अफोर्ड टू बी शाय, इंट्रोवर्टेड और लेस स्पोकन। नहीं, जरूरत है भाई बोलने की, तू बोल, तू खड़ा हो। ठीक है, तू अंदर से होगा इंट्रोवर्ट, मैं भी हूँ, बट जब जरूरत है मुंह खोलो। पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ाना है कि मैं तो इतना ही हूँ। नहीं, तुम कुछ भी हो जो तुम बनाना चाहते हो खुद को। सी द सिचुएशन एंड अडेप्ट। ओके ओके, रैपिड फायर हम यहाँ पर करते हैं। ये फटाफट आपको चॉइस आपकी बतानी है। आपको, आप एडवाइस नहीं दे रहे हो यहाँ पर, अपनी पर्सनल चॉइस आप बता रहे हो, ठीक है? और 1 वर्ड में होगा तो आपको 1 वर्ड में वो देना है। अगर एक्सप्लेन करना है तो बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? मॉर्निंग पर्सन या फिर नाइट आउल? हूँ मैं मॉर्निंग पर्सन, लेकिन प्यार में कई बार तुम नाइट आउल बन जाते हो, समझ जाओ। अरे वाह। टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी बोलना। हसल वाली लाइफ जी करके बहुत कुछ बड़ा अचीव करना, या फिर एक बैलेंस्ड लाइफ और रिलैक्स वाली लाइफ? रिलैक्स करते हो बहुत कुछ।
ओके, या अभी आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, या फिर नहीं, आप ये स्टार्टिंग से? ये शुरू में भी हो सकता है अगर आप में वो समझो जो एक पॉइंट के बाद, एक्सपीरियंस के बाद ही हसल करके ही डेवलप होती है। ओके, शुरू में आप हसल करो, बाद में ये चीज़ आ जाती है। ग्रेट। बीच या माउंटेन, क्या पसंद है? माउंटेन। माउंटेन, ओके। यूट्यूब या इंस्टा, अगर आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े और एक छोड़नी पड़े, तो क्या कहाँ कंटेंट बनाना बंद कर दोगे? यूट्यूब पे बंद कर दोगे, ओके। क्या ज़्यादा पसंद है, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा रील? इंस्टा रील। ओके। योगा या मेडिटेशन? सेम चीज़ ही हो गई। योगा एक तरह से, मेडिटेशन मतलब आप ध्यान लगा रहे हो, योगा में आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो योगा आप करते हो ताकि आप ध्यान में जा सको। तो दोनों चीज़ें मतलब रिलेटेड हैं आपस में, Okay. दोनों। अच्छा, जिम या योगा, आप बताओ, आप क्या चूज़ करते हो? एडवाइस मैं दोनों करता हूँ ना। दोनों करते हो? हाँ। अच्छा, ओके। बुक या पॉडकास्ट, क्या ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बुक। सबसे बुरा दिन? सेम डे जो मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरे को करियर का नहीं पता और मैं किचन में खड़े होकर पागलों की तरह रो रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी मेरे को प्यार नहीं करता। ओके। आपकी फेवरेट बुक? अभी मैं पढ़ रहा हूँ पुअर चार्लीज एल्मनैक, यहाँ पे भी थी शायद, ये अच्छी लगती है मेरे को। अच्छा, काफ़ी बढ़िया। ओके। ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट एज सच कोई नहीं है, बहुत सारी वैल्यू मिलती है यार। तो 4-5 बुक रिकमेंड कर दो, एक काम करो फटाफट। जॉर्डन पीटरसन्स मैप्स ऑफ मीनिंग, और पुअर चार्लीज एल्मनैक। पैट्रिक बेट डेविड की एक आई है, चूज़ योर एनिमीज वाइजली, बहुत बढ़िया बुक है। एंड स्पिरिचुअल बुक कोई? स्पिरिचुअल बुक, भगवद गीता, रामचरितमानस में से कोई? स्पिरिचुअल बुक जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, विज्ञान भैरव तंत्र। अच्छा, बहुत Okay. तगड़ी बुक। ओशो की कोई बुक पढ़ी है आपने? पढ़ी है। कौन सी? हम्म, संभोग से समाधि की ओर? वो पढ़ी है, मल्टीपल चीज़ें पढ़ी हैं, और मेल्स के ऊपर जो है, फीमेल्स के ऊपर है, द बुक ऑफ ही, आई थिंक ऐसा कुछ करके अच्छा, है। ओके। कोई एक एडवाइस जो कि 15 से 20 वालों को आप देना चाहोगे? 15 से 20, या फिर 13 से 20 कर लेते हैं। पिक वन थिंग हाँ, एंड गो ऑल इन। ओके। 20 से 30 वालों के लिए कोई एडवाइस? पिक वन थिंग एंड गो ऑल इन। अगर वो कर लिया है तो कर लिया तो भाई तुम्हें और कुछ एंजॉय पूछने की करो जरूरत लाइफ, नहीं। एंजॉय करो हाँ, लाइफ, ओके। जो भी चीज़ चाहिए थी वो उसी चीज़ से मिलेगी। सो दोस्तों, हमारा डीप कास्ट का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो Same बहुत bro. बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कमाल का ये पॉडकास्ट रहा, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डीप कास्ट पे आने के लिए, Thank you. और आप डीप में ले गए बातों को। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।